नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 6 सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है भाषा विज्ञान हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि द्वितीय और जिसका पेपर कोड है HND 306, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भाषा विज्ञान का वह अंग जो ध्वनियों के उच्चारण और वर्गीकरण का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो उसको ध्वनि विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हिंदी भाषा की जो मूलतः उत्पत्ति है वो अपभ्रंश के 3 रूपों से मानी जाती है, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। लेकिन यहाँ पर मूलतः आपका सौरसेनी अपभ्रंश सही उत्तर होगा, क्योंकि मूल रूप से हिंदी का उत्पत्ति इसी से माना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा विज्ञान का इतिहास मुख्य रूप से कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? तो भाषा विज्ञान का जो इतिहास है वो मुख्य रूप से कुल 4 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किस काल से माना जाता है? तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जो विकास है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ संबंध क्या कहलाता है? तो भाषा विज्ञान का समाजशास्त्र के संबंध जो है समाज भाषा विज्ञान कहलाता है। बी ऑप्शन आपका 5वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि डिंग डोंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो डिंग डोंग सिद्धांत के प्रतिपादक जो है मैक्स मूलर माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका 6वें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल की समय सीमा क्या है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक है। ए ऑप्शन आपका 7वें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, अर्थ परिवर्तन के अध्ययन को भाषा विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? तो अर्थ परिवर्तन के अध्ययन को जो है अर्थ विज्ञान में रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका 8वें का सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? तो प्रथम प्राकृत जो है पाली भाषा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के अंतः संबंध से किस शाखा का जन्म हुआ? तो भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के अंतः संबंध से मनोभाषा विज्ञान का जन्म हुआ और इन दोनों के संबंधों को जो है मनोभाषिकी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विकास की दृष्टि से भाषा की कौन सी अवस्था अपभ्रंश के बाद आती है? तो अपभ्रंश के बाद जो है हिंदी का विकास होता है। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारोपीय परिवार की एक महत्वपूर्ण शाखा केंतुम और शतम का विभाजन किसने किया था? तो केंतुम और शतम का जो विभाजन है वो असोली के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, अवहट्ठ भाषा का समय कब से कब तक माना जाता है? तो अवहट्ठ भाषा का जो समय है वो जो है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक माना जाता है और कहीं कहीं आपको 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक भी मिलेगा किताबों में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई जो है शब्द है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान का जनक जो है सर विलियम जोन्स को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा के इतिहास में आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी जाती है? तो आदिकाल की जो अंतिम सीमा है वो 1400 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा कौन थी? तो मध्यकालीन हिंदी की प्रमुख साहित्यिक भाषा ब्रज भाषा और अवधी थी। ए ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान में आकृति विज्ञान का संबंध किससे है? तो आकृति विज्ञान का संबंध जो है शब्दों के रूप परिवर्तन से है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो खड़ी बोली हिंदी के विकास में जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान सर्वाधिक है। ये ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इंडो ईरानियन किस भाषा परिवार की उपशाखा है? तो इंडो ईरानियन जो है भारोपी भाषा परिवार की उपशाखा है। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, शब्द और पद के बीच के अंतर का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो शब्द और पद के बीच के अंतर का जो अध्ययन होता है वो पद विज्ञान में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रूसो ने किया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक है। बी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भाषा विज्ञान के इतिहास में पाणिनि का काल कौन सा माना जाता है? तो पाणिनि का काल जो है प्राचीन काल था। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, यो हे हो सिद्धांत का संबंध किससे है? तो इस सिद्धांत का संबंध जो है श्रम परिहार से है। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण काल जो है भक्ति काल को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, भाषा की उत्पत्ति का धातु सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा की उत्पत्ति का धातु सिद्धांत जो है मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अपभ्रंश शब्द का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। तो बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, भाषा विज्ञान में संधि और समास का अध्ययन किस स्तर पर होता है? तो भाषा विज्ञान में संधि और समास का जो अध्ययन है वो रूप विज्ञान में किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा जो है वैदिक संस्कृत की है। ए ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भाषा विज्ञान का वह क्षेत्र जो भाषा के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? तो भाषा के भौगोलिक विस्तार का जो अध्ययन है वो क्षेत्रीय भाषा विज्ञान में किया जाता है। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का विकास खड़ी बोली के रूप में मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? तो 33 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरठ और दिल्ली के आसपास हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है? तो राजभाषा आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 344 में है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है बाल गंगाधर खेर, जिसको बीजी खेर कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास का दायित्व केंद्र सरकार को दिया गया है? तो अनुच्छेद 351 के तहत दिया गया है। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रभाषा से क्या तात्पर्य है? तो 39 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुसंख्यक जनता द्वारा प्रयुक्त सांस्कृतिक भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो हिंदी को राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है यह ध्वन्यात्मक है और वैज्ञानिक है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि में सुधार के लिए काका कालेलकर समिति का गठन कब हुआ? तो काका कालेलकर समिति का गठन 1935 में हुआ था।
इनके सुझाव पर 1953 में भी एक समिति का गठन किया गया था। काका कालेलकर के सुझाव पर जो है 1953 में भी एक समिति गठन किया गया था राधा कृष्णन की अध्यक्षता में, लेकिन काका कालेलकर जो समिति है वो 1935 में बना हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि में सुधार हेतु नागरी प्रचारित सभा ने किस विद्वान की अध्यक्षता में समिति बनाई? तो नागरी प्रचारित सभा के द्वारा जो है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में सभा समिति बनाई गई थी 1947 में, जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। ये ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संपर्क भाषा का मुख्य कार्य क्या है? तो संपर्क भाषा का मुख्य कार्य है दो अलग अलग भाषा भाषियों के बीच संवाद स्थापित करना। ये ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश को जो है क क्षेत्र में रखा गया है। ये ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वर्तमान में कुल 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। सी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी के प्रयोग का सुझाव किसने दिया था? तो अ की 12 खड़ी के प्रयोग का जो सुझाव था वो सावरकर बंधुओं के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि में शिरोरेखा का क्या महत्व है? तो 51 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्णों की स्पष्टता और शब्द की पूर्णता के लिए महत्व है। बी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है। न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 348 है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि देवनागरी लिपि की एक समस्या एक ही ध्वनि के लिए दो रूपों का होना है। जैसे आपसे उदाहरण पूछा गया है, तो झ और ड़ पुराना और नया रूप जो है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रबल समर्थन जो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सभी ने किया हुआ था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देवनागरी लिपि मुख्य रूप से कैसी लिपि है? तो देवनागरी लिपि मुख्य रूप से जो है एक अक्षरात्मक लिपि है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन जो है 1967 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल जो है 30 सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है। देवनागरी लिपि में पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा दिया गया था। ये ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति है उस सिंधु शब्द से मानी जाती है। ये ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि की किस शाखा से नागरी लिपि का विकास हुआ? तो ब्राह्मी लिपि के जो है उत्तरी ब्राह्मी से जो है नागरी लिपि का विकास हुआ था। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 17 में जो है राजभाषा संबंधी प्रावधान है। सी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में जो है पंजाबी नहीं लिखी जाती है, यह गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इसके अलावा संस्कृत, मराठी, नेपाली ये सभी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ के शिलालेखों में मिलता है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात के शिलालेख में मिलता है, जयभट्ट का शिलालेख। सी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो राजभाषा संकल्प जो है 1968 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न है, देवनागरी में री का प्रयोग मुख्यतः किन शब्दों में होता है? तो देवनागरी में री का जो प्रयोग है वो तत्सम शब्दों में होता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, जो 1947 में बनाया गया था? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो भोजपुरी जो है मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी का नामकरण किस स्थान के आधार पर हुआ है? तो भोजपुरी का जो नामकरण है वो भोजपुर के नाम पर हुआ है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो भोजपुरी की सबसे प्रमुख विशेषता जो है इगार बहुला होना है। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में कर्ता कारक के लिए कौन सा प्रत्यय विशेष रूप से प्रयुक्त होता है? तो कर्ता कारक के लिए भोजपुरी में जो है ए और नी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, भिखारी ठाकुर को किस बोली का शेक्सपियर कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को जो है भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के अंतर्गत कितनी मुख्य बोलियां मानी जाती हैं? तो भोजपुरी के अंतर्गत कुल 4 मुख्य बोलियां मानी जाती हैं। सी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, गोरखपुर क्षेत्र में भोजपुरी का कौन सा रूप प्रचलित है? तो गोरखपुर क्षेत्र में जो भोजपुरी बोला जाता है उसको सवरिया भोजपुरी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी में लड़का शब्द का रूप क्या हो जाता है? तो भोजपुरी में लड़का शब्द का जो रूप है वो लड़का, लड़कवा, लइकवा, लड़िकवा सब हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी में है के लिए क्या प्रयुक्त होता है? है एक सहायक क्रिया है, इसके लिए क्या प्रयुक्त होता है आपसे पूछा गया है। तो बा, बाटे, हवे इसको प्रयोग किया जाता है के लिए। बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, विदेशिया लोक नाटक के रचयिता कौन हैं? तो विदेशिया लोक नाटक के रचयिता जो है भिखारी ठाकुर को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में गया क्रिया का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो भोजपुरी में गया जो क्रिया है इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा गैली। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी की वर्णमाला में कौन सा स्वर नहीं पाया जाता? तो भोजपुरी की वर्णमाला में जो स्वर नहीं पाया जाता है वो जो है री है, री नहीं पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो भोजपुरी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जिला भोजपुरी भाषी क्षेत्र में नहीं आता? तो भोजपुरी भाषी क्षेत्र में कानपुर नहीं आता है, बलिया आता है, देवरिया आता है, गाजीपुर आता है, लेकिन कानपुर नहीं आता है। तो ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में बहुवचन बनाने के लिए कौन सा शब्द जोड़ा जाता है? तो भोजपुरी में बहुवचन बनाने के लिए लोग, शब्द, कुल, लोगन आदि शब्दों को जोड़ा जाता है। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी साहित्य का भगीरथ किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी साहित्य का भगीरथ जो है महेंद्र मिश्र को कहा जाता है। 82 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी में ड और ड के स्थान पर प्रायः क्या उच्चरित होता है? तो र उच्चरित होता है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कैसन शब्द का अर्थ क्या है? तो कैसन शब्द का अर्थ है कैसे या कैसा। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में भविष्यकाल की क्रिया का चिन्ह क्या है? तो भोजपुरी में भविष्यकाल की क्रिया का जो चिन्ह है वो जो है ब, बी है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी के सुप्रसिद्ध कवि कबीर का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो काशी में माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 87 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बनिया शब्द का भोजपुरी रूप क्या होगा? तो बनिया शब्द का भोजपुरी रूप बनिया हो जाएगा, यहाँ पर चंद्रबिंदी लग जाएगा। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा।
88 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी लोकगीत कजरी किस ऋतु में गाया जाता है? तो कजरी जो गाया जाता है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी में मैं के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो भोजपुरी में मैं के लिए जो है हम और हम्मे का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की सीमा किन राज्यों से मिलती है? तो भोजपुरी भाषी क्षेत्रों की जो सीमा है उत्तर प्रदेश बिहार की मिलती है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में घोड़ा का स्वार्थी रूप क्या होगा? तो भोजपुरी में घोड़ा का जो स्वार्थी रूप है वो घोड़वा होगा। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो भोजपुरी में संबंध कारक का जो चिन्ह है वो के है और कर है। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, आदर्श भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो आदर्श भोजपुरी जो है शाहाबाद यानी आरा और बलिया में बोली जाती है। ए ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में अधिकरण कारक के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो भोजपुरी में अधिकरण कारक के लिए जो है में, पे और वा का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भोजपुरी में ने परसर्ग का अभाव होना किस भाषा का प्रभाव है? तो ने परसर्ग का अभाव होना भोजपुरी में जो है अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। बी ऑप्शन आपका मागधी भाषा का प्रभाव है। तो सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि थारू जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी क्या कहलाती है? तो थारू जनजाति द्वारा बोली जाने वाली जो भोजपुरी होती है उसको थारू भोजपुरी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी के प्रसिद्ध लोकगीत चैता का गायन किस महीने में होता है? तो चैता का जो गायन होता है वो चैत्र महीने में होता है। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी में कौन के लिए प्रयुक्त शब्द है? कौन के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो के और कौन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भोजपुरी भाषा का स्वरूप कैसा है? तो भोजपुरी भाषा का स्वरूप जो है वियोगात्मक है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भोजपुरी के विकास के लिए भोजपुरी अकादमी कहाँ स्थित है? तो भोजपुरी अकादमी जो है पटना में स्थित है। ए ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।